हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और केमिस्ट्री में, जो कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में हम उसको कहेंगे पृष्ठ रसायन। ओके, अभी तक की मैं बात करूं तो 3 लेक्चर्स हम इस टॉपिक पर कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री पर, जिसमें हमने पूरी चर्चा सिर्फ अधिशोषण के बारे में की। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण में हमने 2 मुख्य टर्म्स जो थी हमारी वो देखी, एक अधिशोष्य और एक अधिशोषक। इसके अलावा 2 तरीके का अधिशोषण मैंने आपको बताया, एक होता है आपका भौतिक अधिशोषण, एक होता है आपका रसोवेषण। और जो हमारा लास्ट लेक्चर हमने किया उसमें हमने एड्सॉर्प्शन के समतापी वक्र के बारे में जाना, फ्रेंडलिच का समतापी वक्र हमने पढ़ा, और एड्सॉर्प्शन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है ये भी हमने जाना। अब ये था एक चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट में कह सकती हूँ, और आगे अब मैं बढ़ रही हूँ विद द सेकेंड हाफ पार्ट, जिसमें हम जो सारी चर्चा करेंगे ना वो उत्प्रेरकों के बारे में करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम कॉलॉइड के बारे में जानेंगे, कैसे एमल्शन बनता है ये भी हम देखेंगे। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, और पूरा का पूरा हमें सिर्फ कंसंट्रेशन किस पे करना है? हमारी थ्योरी पे करना है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जो कि पृष्ठ रसायन का है। और टॉपिक क्या होगा आज का? उत्प्रेरण एवं उसके प्रकार। ठीक है, उत्प्रेरण एवं उसके प्रकार मतलब कैटालाइसिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब ये जो होता है ना उत्प्रेरण, ये वर्ड, इस उत्प्रेरण को समझने से पहले उत्प्रेरक क्या होते हैं ना ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपने छोटी क्लासेस में मतलब मैं 10th 11th की बात करूं तो उत्प्रेरक टर्म आपने सुनी है, इंग्लिश में हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं। और आप जानते हो कि कैटलिस्ट उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करते हैं, और उनमें आप देखोगे कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम उत्प्रेरण से, और उसके प्रकारों को तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उत्प्रेरण को समझने से पहले उत्प्रेरक क्या होता है ना ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या बात करते हैं हम उत्प्रेरक की? उत्प्रेरक, ठीक है, इंग्लिश में मैं इसको बोलूंगी कैटलिस्ट। उत्प्रेरक, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कैटलिस्ट। ओके, अब क्या होता है कि अगर है ना कोई भी रिएक्शन आपको करवानी है, कोई भी अभिक्रिया करवानी है, जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हम अभिकर्मक लेके चलते हैं, और अभिकर्मकों की अभिक्रिया होने से जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ये पिक्चर सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है ना। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पर मैं अभिकर्मकों को लिखती हूँ, जिसको मैं रिएक्टेंट्स बोलती हूँ। ठीक है, अभिकर्मकों को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इन अभिकर्मकों की अभिक्रिया होने से जो मुझे आरएचएस में मिलता है उसको मैं प्रोडक्ट बोलूंगी, और प्रोडक्ट्स को हम हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? किसी अभिक्रिया को अगर आपको जल्दी से करवाना है, उसके रेट को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, उसके दर को बढ़ाना है, तो उसमें क्या करो? थोड़ा सा उत्प्रेरक डाल दो। अब वो जो उत्प्रेरक आप डालते हो ना, हमेशा उसको इस एरो के ऊपर लिखना होता है। तो इस एरो के ऊपर मैं क्या लिखूंगी? उत्प्रेरक। ठीक है, मैं उत्प्रेरक बोल रही हूं, उत्प्रेरण नहीं बोल रही हूं। ये उत्प्रेरक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इस कैटलिस्ट डालने से फर्क क्या पड़ा कि जब आपने ये अभिक्रिया से, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट को बनाया, तो इस अभिक्रिया का दर बढ़ गया। क्या बोल रही हूं मैं? उत्प्रेरक को थोड़ी सी मात्रा में डालने से हुआ क्या? जो आपकी रिएक्शन थी ना, अभिक्रिया जो थी, क्या हुआ? अभिक्रिया का दर बढ़ गया।
ये फायदा हुआ मुझे उत्प्रेरक को डालने से। ठीक है, तो उत्प्रेरक हुए क्या? उत्प्रेरक वो सब्सटेंसेस हैं, वो पदार्थ हैं जिनको आप केमिकल रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में डालोगे तो आप देखोगे कि रिएक्शन का जो रेट है, अभिक्रिया का जो दर है, वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं उत्प्रेरक, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं उत्प्रेरण। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम उत्प्रेरण कहेंगे, और उत्प्रेरण का मतलब होता है कैटालिसिस। जो डला वो कैटलिस्ट, और अभिक्रिया हुई तो कैटेलाइसिस। जो डाला वो उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया हुई उसका नाम उत्प्रेरण। क्लियर है? चलिए एक उदाहरण के तौर पर उत्प्रेरकों को और डिटेल में समझते हैं। मान के चलो कि मैंने KClO3 का विभाजन करवाया, डिकम्पोजिशन करवाया। ठीक है, हम उदाहरण लेके चल रहे हैं KClO3। जानते हो ना KClO3 क्या होता है? इसको हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इस KClO3 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, हम क्या करवा रहे हैं बच्चों? इसका विभाजन करवा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पोटेशियम क्लोराइड का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारी अभिक्रियाएं आप कक्षा 10वीं में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब अगर मुझे इस KClO3 का डिकम्पोजिशन करवाना है तो इस KClO3 का डिकम्पोजिशन मैं कैसे करवाऊंगी? देखिएगा जरा, मैंने लिया यहां पर 2KClO3, इसका डिकम्पोजिशन KCl और 3O2 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देती हूं। ठीक है, तो जब मैंने इस पोटेशियम क्लोराइड का, इसको मैं बोलूंगी पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3, जब मैंने इस पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करवाया, विभाजन करवाया, तो विभाजन वाली अभिक्रिया करने से मुझे यहां क्या मिला? पोटेशियम क्लोराइड, और यहां क्या मिला? यहां मुझे मिल गया ऑक्सीजन। मिला ना ऑक्सीजन? पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करवाने पे पोटेशियम क्लोराइड मिला प्लस ऑक्सीजन मिला। अब आप ये देखोगे कि ये अभिक्रिया जब होती है ना तो इसका जो ताप होता है वो पारस होता है। ठीक है, आप देखोगे कि जब मैंने ये अभिक्रिया करवाई तो हाई टेम्परेचर चाहिए इसको करवाने के लिए, लगभग 673 से 873 केल्विन। उच्च ताप पर यह अभिक्रिया होती है और इसका जो ताप होता है वो पारस होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर आपकी ये रिएक्शन हुई। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस रिएक्शन को थोड़ा जल्दी करवाना है और मैं चाह रही हूं कि टेम्परेचर थोड़ा सा मेरा नियंत्रित हो जाए, कम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे इस अभिक्रिया को, ये जो मैंने पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिख के KCl और 3O2 बनाया है, मैं ये चाहती हूं कि ये जो अभिक्रिया है ना, इसका ताप लगभग मान के चलो 473 से 573 हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ 423 से 523 ले लेती हूं मैं, अप्रोक्सीमेट आइडिया। ठीक है, 423 से 523 केल्विन हो जाए, ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि जो अभिक्रिया है उसका दर बढ़ जाए। ठीक है, क्या हो? ये जो मैंने अभिक्रिया करवाई है ना, इसका दर बढ़ जाए। दर मतलब होता है रेट, रिएक्शन की रेट, वो क्या हो? बढ़ जाए। अब अगर मुझे ऐसा करवाना है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें जो चीज मैं डालूंगी थोड़ी सी मात्रा में, उसको मैं बोलूंगी कि मैं को डालना पड़ेगा यहाँ पर मैंगनीज का डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, ये जो मैंगनीज का डाइऑक्साइड आपने थोड़ी सी मात्रा में डाला है ना, ये क्या करेगा? इसके टेम्परेचर को सेट कर देगा इतने पे और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। मतलब ये रिएक्शन अब ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर ये जो मैंने MnO2 लिया है, इस MnO2 को हम क्या कहते हैं? इसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कैटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये उत्प्रेरक जो मैंने लिया है इसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है? मैंगनीज
डाइऑक्साइड MnO2। क्लियर पिक्चर? तो हमें यहां से क्या समझने को मिला कि उत्प्रेरक आपके वो पदार्थ हैं जो थोड़ी सी मात्रा में अगर आपने प्रयोग में लिए तो रिएक्शन का जो दर है, अभिक्रिया का जो दर है, ये उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझने की, जब आप ये रिएक्शन करवाते हो और आप इसमें कैटलिस्ट यूज लेते हो ना, तो ये सिर्फ अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, ना ये दूसरों को चेंज करते हैं, ना ये खुद चेंज होते हैं। तो रासायनिक रूप से उत्प्रेरकों का काम क्या है कि जब वो अभिक्रिया करवाएंगे तो उनमें खुद में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सिर्फ क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे। क्लियर? तो जब मैंने KClO3 का विभाजन किया तो मुझे KCl और 3O2 मिला, हाई टेम्परेचर पे मिल रहा था, मुझे इसकी रिएक्शन को रेट को बढ़ा के इसके टेम्परेचर को कम करना था, तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया, जिसने एक उत्प्रेरक का काम किया और रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया। ओके, तो हम यहां से क्या सीखे, हमें यहां से क्या डेफिनेशन मिली उत्प्रेरण की। तो बात करते हैं उत्प्रेरण की परिभाषा। तो हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण से पहले हम यहाँ पर उत्प्रेरक की लिख लेते हैं ताकि उसी में हम उत्प्रेरण को एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ हम उत्प्रेरक की लिख रहे हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या करें, रासायनिक व मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक मतलब उनकी क्वांटिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं एवं अभिक्रिया के दर में वृद्धि कर देते हैं। उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं और इस संपूर्ण क्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण की परिभाषा लिखने से पहले आपको उत्प्रेरक की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिए, वह पदार्थ, वो सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित होते हैं, वो खुद में कोई चेंज नहीं करते, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करते, कोई क्वांटिटी में फर्क नहीं आता, बस वो क्या करते हैं, जो आपकी रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है, उसके दर में वृद्धि करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। और इस पूरी परिघटना या क्रिया भी बोल सकते हैं, क्रिया बोलें या परिघटना बोलें एक ही बात है, इस पूरी परिघटना को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम उत्प्रेरण कहते हैं। आया समझ में उत्प्रेरक और उत्प्रेरक में फर्क? तो यहां पर मैंने आपको कैटलिस्ट और कैटालिसिस दोनों की डेफिनेशन बताई। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें उत्प्रेरणों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक होगा हमारे उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, अब बच्चों उत्प्रेरण के प्रकार को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास जिसका नाम है वर्धक और विषकारक। ठीक है, अब ये वर्धक और विषकारक क्या होता है? वर्धक का मतलब होता है प्रमोटर। क्या होता है? प्रमोटर, मतलब जो किसी चीज को प्रमोट करे। और विषकारक का मतलब होता है पॉइजन। तो एक हो गया प्रमोटर और एक हो गया आपका पॉइजन। अब इन दोनों बातों में क्या फर्क है समझिएगा।
वर्धक वो पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जैसे आपने कोई भी कैटलिस्ट यूज किया ना, अगर आपने उसमें कोई और ऐसी चीज ऐड की जो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो हम उसको प्रमोटर बोलेंगे, लेकिन अगर वो उसकी एक्टिविटी को कम कर दे तो हम उसको पॉइजन बोलेंगे, क्योंकि प्रमोटर का काम होता है किसी की क्रिया को बढ़ाना और पॉइजन जो विषकारक होते हैं उनका काम होता है किसी की एक्टिविटी को कम करना। तो हम बोलेंगे कि वर्धक वह पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। सक्रियता का मतलब होता है एक्टिविटी। तो प्रमोटर्स का क्या काम होगा? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना। तो मैं बोलूंगी पहला पॉइंट यहां मुझे क्या समझ आया कि प्रमोटर का काम है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना, कैटलिस्ट की सक्रियता को बढ़ाना। ठीक है, और प्रमोटर्स को हम वर्धक कहते हैं। क्लियर? विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। विष मतलब हुआ पॉइजन। पॉइजन का काम है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। क्या काम है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। तो ये जो आपके पॉइजन होंगे ना, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे बच्चों? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को पॉइजन कम करने का काम करेंगे। इतना क्लियर है? तो प्रमोटर हुए वर्धक जो कैटलिस्ट की सक्रियता को और बढ़ा देते हैं, और पॉइजन हुए आपके विषकारक जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब उदाहरण समझते हैं। अमोनिया के हेबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन में मॉलिब्डेनम लोहे के लिए वर्धक का कार्य करता है, जो एक उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त होता है। देखना अभिक्रिया में आपको पता चलेगा। हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया को बनाने के लिए। क्या प्रोसेस होता है? हेबर का प्रोसेस अमोनिया को बनाने के लिए। तो देखो, जब आप ये हेबर का प्रोसेस करवाते हो तो इस हेबर प्रोसेस में क्या हुआ? जो आपका नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके अमोनिया बनाता है। अब बच्चों, आपने यहाँ पर आयरन यूज किया। ये आयरन तो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना। कैटलिस्ट मतलब होता है आपके उत्प्रेरक। लेकिन अगर इस कैटलिस्ट के साथ आपने थोड़ा सा मॉलिब्डेनम भी डाला, ठीक है, तो ये मॉलिब्डेनम क्या करेगा? इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देगा। और हमने बोला कि उत्प्रेरक की सक्रियता को जो बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्धक कहलाते हैं। तो यहां मॉलिब्डेनम किसका काम करेगा? यहां मॉलिब्डेनम वर्धक का काम करेगा, विषकारक का काम नहीं करेगा, क्योंकि विषकारकों का काम क्या है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। ठीक है, तो उत्प्रेरण के प्रकार को पढ़ने से पहले हमें ये दो टर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी थी कि वर्धक और विषकारक होते क्या है। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि उत्प्रेरण जो है उसके प्रकार आपके पास में कौन कौन से हैं। तो बच्चों, डिटेल में उत्प्रेरण के हम 4 प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहला आपका उत्प्रेरण है वो है समांगी उत्प्रेरण। क्या नाम है? समांगी। समांगी मतलब एक जैसा, एक जैसा मतलब होमोजीनियस। ठीक है, तो यहां पर जब हम पहले चर्चा करेंगे तो हम करेंगे समांगी उत्प्रेरण की। समांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्प्रेरण है विषमांगी। विषमांगी का नाम होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तीसरा है जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। मतलब इसमें हम जियोलाइट के स्ट्रक्चर पे बेस्ड कैटालिसिस की बात करेंगे। और फोर्थ होता है आपका एंजाइम उत्प्रेरण, मतलब एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे जियोलाइट के बारे में। क्लियर? तो कितने उत्प्रेरण के प्रकार हुए? 4 हुए। होमोजीनियस, समांगी, विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस, जियोलाइट और एंजाइम उत्प्रेरण। अब हम आज की कक्षा में जो है वो हमारे जो 2 मेन कैटालिसिस के प्रोसेस हैं, होमो और हेट्रो मतलब समांगी और विषमांगी, उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि समांगी और विषमांगी जो हमारे उत्प्रेरण है एक्चुअल में वो होते क्या है।
तो बच्चों उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है समांगी उत्प्रेरण। अब आपको पता है होमोजीनियस हम किसको बोलते हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी रिएक्शन करवाई, कोई भी अभिक्रिया करवाई, अब आप जो रिएक्टेंट लेके चले और जो प्रोडक्ट लेके चले, उनकी जो स्टेट है, जैसे कि अगर वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है या गैस है, तो वही स्टेट अगर उत्प्रेरक की है, कैटलिस्ट की है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर कैसा उत्प्रेरण हुआ? समांगी उत्प्रेरण हुआ। इस प्रक्रम में आप देखोगे कि जो उत्प्रेरक हुआ, उत्प्रेरण हुआ, वो समांगी वाला हुआ, होमोजीनियस हुआ। होमो वर्ड का मतलब ही होता है सेम, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस की, ठीक है। होमोजीनियस का में होमो वर्ड का क्या मतलब होता है? होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो यहीं पे इसका नाम समझ में आना चाहिए, समांगी। समांगी मतलब एक ही स्टेट में। तो जब अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, ठीक है, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की प्रवस्था द्रव या गैस में हो, तो हम उस प्रक्रम को समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। किन दो चीजों की अवस्था सेम हो, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभिक्रियक की एवं उत्प्रेरक की, इन दोनों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? इन दोनों की अवस्था बिल्कुल सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि वो उत्प्रेरण हमारा कैसा है? समांगी उत्प्रेरण है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, समांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरणों से हमें क्लियर होगा कि समांगी उत्प्रेरण आखिर होता क्या है। तो समांगी उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, 3 से 4 उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए आपका पहला उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण, सीसा कक्ष विधि। सीसा कक्ष विधि का मतलब होता है आपका लेड चैम्बर प्रोसेस। क्या बोलूंगी मैं इसको? लेड चैम्बर प्रोसेस। इस लेड चैम्बर प्रोसेस में आप क्या करते हो कि ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इस सल्फर डाइऑक्साइड में बच्चों ये हुआ आपका SO2, ये हो गया आपका O2, O2 को आप बोलोगे डाइऑक्सीजन, ठीक है। बना क्या? SO3, SO3 का मतलब होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, यही हुआ। जब आप इस SO2 की अभिक्रिया O2 के साथ करवाते हो तो आपका SO3 बनता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा क्या रही हूं? समांगी उत्प्रेरक। एक ही चीज बोली मैंने कि अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर अभिक्रियक सॉलिड है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड होना चाहिए, अभिक्रियक हमारा गैस है तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए? गैस अवस्था में होना चाहिए। तो देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, O2 और SO3 बनाने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए इसमें डाला क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड डाला है, NO, ठीक है। तीनों की अवस्था पे चर्चा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, तो SO2 को मैंने लिखा गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। और आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में ये लेड चैम्बर प्रोसेस आपने करवाया है, इसको हम बोलते हैं सीसा कक्ष विधि, ठीक है। तो NO भी क्या है? NO भी गैस है। तो ये हुए दोनों आपके अभिक्रियक, SO2 और O2 क्या हुए? अभिक्रियक। तो SO2 एवं O2 क्या हुए? दोनों मेरे अभिक्रियक। और मैंने जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया वो क्या है? मेरा उत्प्रेरक। तो अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं देखो गैस ही है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो जब अभिक्रियक और उत्प्रेरक की अवस्था सेम होती है तो हम बोलते हैं कि कौन सा उत्प्रेरण हुआ? समांगी उत्प्रेरण हुआ, होमोजीनियस कैटालिसिस हुआ। क्लियर? तो ये था इसका पहला उदाहरण। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो बच्चों, समांगी उत्प्रेरण में अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, जो कि हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस का है,
वो है हाइड्रोलिक अम्लों द्वारा प्रदत्त H आयनों से मेथिल एसीटेट का जल अपघटन करना। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है मेथिल एसीटेट। ठीक है, मेथिल एसीटेट क्या होता है? मेथिल एसीटेट होता है आपका CH3COOCH3। मेथिल ग्रुप मतलब CH3 होना, एसीटेट ग्रुप होना मतलब उसके साथ COOCH3 होना। हम क्या कर रहे हैं? इसका जल अपघटन। जल अपघटन मतलब इसमें हम H2O को ऐड कर रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? H+ आयंस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों? H+ आयनों की उपस्थिति में। तो आप देखो कि यहाँ पर उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलेगा? एक उत्पाद आपको मिलेगा CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल, और एक मिला आपको CH3OH। इस CH3OH को हम क्या कहते हैं? CH3OH होगा आपका मेथेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल होता है। ये सब चीजें आप आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेथिल एसीटेट का हमने जल अपघटन किया H+ आयंस की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? हमें मिला एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल। अगर मैं यहाँ पर इन सब की अवस्थाओं की बात करूं तो पहले लिखा है CH3COOCH3, ठीक है, यहां लिखा है H2O और मैंने यहां पर उत्प्रेरक के स्थान पर लिखा है HCl। ये तीन चीजें मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है, CH3COOCH3, H2O और एक हो गया आपका HCl। बच्चों ये जो CH3COCH3 है जिसको हमने बोला मेथिल एसीटेट, इसकी अवस्था होती है लिक्विड। कैसी अवस्था में पाया जाता है ये? लिक्विड, ठीक है। H2O भी क्या होता है? लिक्विड। CH3COOH, ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है AQ। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस को भी हम लिक्विड बोल सकते हैं। तो तीनों की अवस्था कैसी हो गई? तीनों की अवस्था हो गई लिक्विड। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर जो मैंने अभिकर्मक लिया और जो मैंने उत्प्रेरक प्रयोग में लिया, तो अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था कैसी है? दोनों की अवस्था सेम है, इसीलिए ये कौन सा उत्प्रेरण हुआ? ये हमारा समांगी उत्प्रेरण हुआ। इसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ये है, होमो मतलब होता है सेम, होमोजीनियस मतलब होता है समांगी। इसका मतलब जो मैं अभिकर्मक लेके चली हूं, जो मैंने उत्प्रेरक लिया है, दोनों की अवस्था कैसी है? दोनों की अवस्था सेम है। तो अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों ही समान प्रवस्था में है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? इसको हमने समांगी उत्प्रेरण बोला। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। समांगी उत्प्रेरण में हमारा जो तीसरा उदाहरण है वो क्या है? तीसरा उदाहरण आपको दिया है शर्करा का जल अपघटन। इसका मतलब शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, इसका हम करेंगे जल अपघटन। H2O का इसमें एडिशन, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, क्योंकि अगर आपको H+ आयंस चाहिए तो आपको कोई ना कोई अम्ल लेना पड़ेगा, तभी वो आपको H+ आयंस देगा। तो हमने क्या किया? यहां पर करवाया शर्करा का जल अपघटन, ठीक है। शर्करा मतलब हो गई शुगर, और शुगर का फॉर्मूला होता है हमारे पास C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। जल अपघटन कराने का क्या मतलब हुआ? जल अपघटन का मतलब हुआ कि मैं इसमें क्या ऐड करूं? मैं इसमें वाटर को ऐड करूं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया? यहाँ मैंने वाटर ऐड किया। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? अब शर्करा का जल अपघटन करवाने के लिए मैंने उसको H2O में ऐड किया, और मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में H+ आयंस चाहिए। तो H+ आयंस मुझे कौन देगा? H+ आयंस मुझे H2SO4 देगा, ठीक है। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? H2SO4 को बच्चों हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? ठीक है। जब आप इसका जल अपघटन करवाते हो
तो जल अपघटन करवाते हैं जब हम शुगर का, तो ये चीज मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ाई थी, हालांकि वो चैप्टर हमारा बाद का चैप्टर था। तो जब भी हम शुगर का जल अपघटन करते हैं, शर्करा का जल अपघटन करते हैं, तो हमें यहाँ पर C6H12O6 C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन वो दो मॉलिक्यूल्स दोनों ही अलग अलग हैं। फॉर्मूला एक है लेकिन चीजें अलग अलग है। तो शर्करा का जल अपघटन करने पे हमें मिलता है एक ग्लूकोज और एक हमको मिलता है फ्रक्टोज। सो C6H12O6 क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्रक्टोज। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आप देखो कि अभिकर्मकों की अवस्था क्या है। C12H22O11 की मैं बात करूं तो हम यहाँ पर शुगर को एक्वस फॉर्म में लेके चलते हैं। तो शुगर के पास AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब शुगर की स्टेट क्या है, शुगर की प्रवस्था एक्वस है। H2O के आगे लिक्विड लिखा है, हमको पता है कि वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड की प्रवस्था क्या होगी, लिक्विड की अवस्था N। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हुए, इन दोनों का विलयन क्या कहलाएगा, अभिक्रिया क्या अभिकर्मक। ठीक है, H2SO4 मैंने एरो के ऊपर लिखा है, H+ आयंस हमको दे रहा है, किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट को मैं बोलूंगी उत्प्रेरक। क्लियर? तो देखो, अभिकर्मक और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन है यहाँ पर, H2SO4 है, और H2SO4 क्या लेंगे, या तो लिक्विड लेंगे या एक्वस लेंगे। तो तीनों की प्रवस्था को चेक करो, एक्वस, लिक्विड, लिक्विड, तीनों की प्रवस्था क्या है, तीनों की स्टेट सेम है, तीनों की स्टेट सेम है। और हम बोल रहे हैं कि अगर उत्प्रेरक और अभिक्रियक की अवस्था सेम हो तो उस उत्प्रेरण को हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। क्लियर है इतना? तो ये हुए आपके पास समांगी उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तीनों उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड में O2 के कंबाइन होने से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना। ठीक है, हमने लिया मिथाइल एसीटेट, उसका हमने किया जल अपघटन। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में। थर्ड एग्जांपल मैंने आपको बताया शर्करा का जल अपघटन, और वो जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। तीनों की स्टेट जो है वो लिक्विड होगी, तो हम कहेंगे कि अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या है, दोनों की प्रवस्था सेम है, इसीलिए ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा समांगी उत्प्रेरण। क्लियर बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। समांगी उत्प्रेरण के बाद जो हमारा दूसरा प्रकार है, इसका नाम है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अब विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, नेक्स्ट उत्प्रेरण है हमारे पास में विषमांगी उत्प्रेरण। हम किस उत्प्रेरण को विषमांगी कहेंगे, देखो समांगी का जस्ट अपोजिट कर दो। समांगी उत्प्रेरण में जो आपके अभिक्रियक था और उत्प्रेरक था, दोनों की अवस्था कैसी थी, दोनों की अवस्था सेम थी। तो यहां पर मैं जस्ट अपोजिट बोलूंगी कि जो मेरा अभिक्रियक होगा और जो मेरा उत्प्रेरक होगा, दोनों की अवस्था क्या होगी, सेम नहीं होगी। अगर अभिक्रियक सॉलिड है तो हो सकता है कि यहाँ पे उत्प्रेरक कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो अभी हमें उदाहरण से पता चलेगा। तो ऐसा उत्प्रेरकी प्रक्रम जिसमें अभिक्रियक और उत्प्रेरक भिन्न प्रवस्थाओं में होते हैं, उनको हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि ऐसा प्रक्रम, ऐसा उत्प्रेरकी प्रक्रम, मतलब ऐसा कोई कैटालाइसिस प्रोसेस जिसमें आपका अभिक्रियक मतलब जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखती हूँ रिएक्टेंट, अभिक्रियक बोलो अभिकर्मक बोलो एक ही बात है, रिएक्टेंट, और आपका उत्प्रेरक का क्या मतलब हुआ, उत्प्रेरक का मतलब हुआ आपका कैटलिस्ट। उत्प्रेरक कौन हुआ बच्चों, उत्प्रेरक हुआ आपका कैटलिस्ट। ये दोनों कैसी अवस्थाओं में होते हैं, भिन्न प्रवस्थाओं में होते हैं। भिन्न प्रवस्थाओं का मतलब है कि जो दोनों की स्टेट है वो कैसी होगी, वो दोनों की स्टेट एकदम डिफरेंट होगी। हम कहेंगे कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं कैसी है, दोनों की अवस्थाएं भिन्न है, दोनों की अवस्था अलग अलग है, सेम नहीं है। और इस विषमांगी उत्प्रेरण को हम इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस
कैटालिसिस। हेट्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब विषमांगी, होमो मतलब सेम, सेम का मतलब समांगी। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ। तो विषमांगी उत्प्रेरण का जो पहला उदाहरण है वो ये है कि कैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका SO2 होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर पहला उदाहरण है SO2 का SO3 बनना। अब बच्चों जब SO2 सीधा SO3 बनता है तो इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आप जो कैटलिस्ट डालते हो, उत्प्रेरक डालते हो, वो आपका प्लैटिनम होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लैटिनम एक मेटल है, एक धातु है। तो धातु हमेशा कौन सी स्टेट में पाई जाएगी? धातु की अवस्था हमेशा सॉलिड होगी, द्रव होगी, तभी हम कहेंगे सॉलिड होगी, ठोस होगी तो हम कहेंगे कि ये मेटल जो है ये आपका सॉलिड स्टेट में है और SO2 आपकी गैसियस स्टेट में है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 2SO2 क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये है आपका SO3 बना रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में बना रहा है? प्लैटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या स्टेट होती है? सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि गैसियस स्टेट में है इसलिए इसके आगे G लिखा हुआ है। ठीक है, अभी बताया कि प्लैटिनम क्या होता है? प्लैटिनम एक मेटल होता है और क्योंकि प्लैटिनम मेटल होता है तो उसकी अवस्था क्या रखनी पड़ेगी? सॉलिड, एस बोलूंगी। ठीक है, SO2 गैस हुआ, प्लैटिनम सॉलिड हुआ। देखो SO2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को मैं क्या बोलूंगी? अभिक्रियक। और एरो के ऊपर मैंने क्या लिखा है? एरो के ऊपर मैंने प्लैटिनम लिखा है। ये प्लैटिनम क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का। तो प्लैटिनम हमारा क्या हुआ? प्लैटिनम हुआ हमारा उत्प्रेरक। तो देखो यहां पर SO2 और प्लैटिनम दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न है, तो हम कहेंगे कि जब अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो ऐसा उत्प्रेरण क्या कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये विषमांगी, हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो उत्प्रेरण हुआ वो कैसा उत्प्रेरण हुआ? यहाँ पर उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। विषमांगी उत्प्रेरण का जो हमारा अगला उदाहरण है वो है आपका हैबर्स प्रोसेस, जिसको हम हैबर का परक प्रक्रम बोलते हैं। हैबर प्रोसेस हम किस लिए यूज करते हैं? अमोनिया के निर्माण के लिए यूज करते हैं। हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाती है। अब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाती है, ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा आयरन को लेना पड़ता है। और याद है आपको कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर एमओ को लेते हैं हम मॉलिब्डेनम को। ये मॉलिब्डेनम क्या काम करता है? ये प्रमोटर का काम करता है। ठीक है, एक होते हैं प्रमोटर, एक होते हैं पॉइजन। तो ये प्रमोटर का काम करता है, ये रिएक्शन की रेट को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो देखो हैबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोहे की उपस्थिति में, लोहा मतलब आयरन, इसकी उपस्थिति में डायनाइट्रोजन और डायहाइड्रोजन के बीच संयोजन होता है और उस संयोजन से क्या बनता है? उस संयोजन से बच्चों आपका अमोनिया बनता है। ओके, तो देखो यहां क्या होगा? ये है N2 + 3H2, N2 + 3H2। क्या हुआ ये N2? नाइट्रोजन बोलते हैं ना N2 को हम। किस स्टेट में होता है? गैस स्टेट में होता है क्योंकि ये गैस है। H2 हो गई बच्चों हमारी हाइड्रोजन, इसकी अवस्था भी कैसी है? गैस है। मैंने बोला कि लोहे की उपस्थिति में, लोहे की उपस्थिति है मतलब लोहा हो गया आयरन, आयरन हो गया मेटल, तो Fe हो गया आयरन और इसकी अवस्था कैसी है? सॉलिड है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कौन है? अभिक्रियक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए मेरे? अभिक्रियक, या फिर मैं इनको रिएक्टेंट्स बोल सकती हूँ। क्या हो गए? अभिक्रियक। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर Fe लिया है एरो के ऊपर, ये मेरा कैटलिस्ट क्या हुआ? उत्प्रेरक। क्लियर है? अब देखो
जो अभिक्रियक है उनकी अवस्था गैस है और जो उत्प्रेरक है उसकी अवस्था सॉलिड है। तो गैस होना और सॉलिड होना, इसका मतलब अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्था सेम नहीं है। तो अगर उन दोनों की अवस्था सेम नहीं है तो यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरण हुआ, यहाँ पर जो उत्प्रेरण हुआ उसका नाम होगा विषमांगी उत्प्रेरण। क्लियर? तो विषमांगी उत्प्रेरण में हमेशा अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर बच्चों? चलिए, हैबर प्रोसेस के बाद हमारा जो विषमांगी उत्प्रेरण में हमारा जो अगला उदाहरण है वो क्या है, देखते हैं। ये है आपका ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ओस्टवाल्ड प्रक्रम का मतलब हुआ ऑसवाल्ड प्रोसेस। प्रोसेसेस को ध्यान रखना है नाम से कि अगर हैबर प्रोसेस आता है तो वो अमोनिया बनाने के लिए है, ऑसवाल्ड प्रोसेस आता है तो वो नाइट्रोजन एनो बनाने के लिए है। ऑसवाल्ड प्रोसेस में आप क्या करते हो, अमोनिया जो होता है उसका ऑक्सीडेशन करवाते हो। अब आपका अमोनिया क्या हुआ, अमोनिया को हम बोलते हैं NH3, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करवाना, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब होता है ऑक्सीकरण करवाना। ऑक्सीकरण करवाना मतलब उसमें ऑक्सीजन को सीधा सीधा जोड़ देना। तो अगर मैं NH3 में O2 को ऐड करती हूँ, अब आप जानते हो कि NH3 जो है अमोनिया, वो अमोनिया क्या हुई, अमोनिया क्या हुआ, गैस। ऑक्सीजन भी क्या हुआ, गैस। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन में अब देखो एरो पे लिखा हुआ है प्लैटिनम, और प्लैटिनम क्या होता है, मेटल। और मेटल मतलब उसकी स्टेट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्टेट कैसी होगी, उसकी स्टेट सॉलिड होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने उत्प्रेरक यूज किया, जो मैंने कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया, वो कैटलिस्ट क्या है, वो कैटलिस्ट हमारा प्लैटिनम है। और ये उत्प्रेरक किस अवस्था में है, इस उत्प्रेरक की अवस्था सॉलिड है। ठीक है, तो देखो अमोनिया भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों अभिकर्मक, दोनों अभिक्रियक किस अवस्था में है, दोनों अभिक्रियकों की अवस्था है गैस। और जो हम उत्प्रेरक लेके चल रहे हैं वो उत्प्रेरक किस अवस्था में है, उत्प्रेरक की अवस्था है सॉलिड। तो ये हुआ गैस, ये हुआ हमारा सॉलिड, तो हम बोलेंगे ये कैसा उत्प्रेरण हुआ, ये विषमांगी उत्प्रेरण हुआ। अब देखो कि जो ऑसवाल्ड प्रोसेस होती है उसमें बनता क्या है, जब आप अमोनिया का ऑक्सीकरण करवाते हो तो यहां पर आपको मिलता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और साथ में वाटर, वो भी गैसियस फॉर्म में। मतलब ये जो वाटर मिला है ये आपको किस फॉर्म में मिला है, वाटर वेपर की फॉर्म में। क्लियर? तो अभिक्रियक गैसीय प्रवस्था में है और उत्प्रेरक की अवस्था कैसी है, उत्प्रेरक की अवस्था जो है यहाँ पर ठोस है। इतना हुआ क्लियर? तो ये कैसा उत्प्रेरण हुआ, ये उत्प्रेरण हमारा विषमांगी उत्प्रेरण हुआ। आपको ध्यान रखना है हैबर्स प्रोसेस में हम, हैबर प्रक्रम में हम अमोनिया बनाते हैं और ओसवाल्ड के प्रक्रम में हम उसी अमोनिया का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, NO + H2O मिलता है। वो H2O वहां पर वाटर नहीं है, वो H2O वहां पर आपको वेपर्स की फॉर्म में मिलेगी। तो हमें वहां पर ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी अवस्था कैसी है, उसकी अवस्था गैसियस है। क्लियर इतना? तो ये था आपका विषमांगी उत्प्रेरण का तीसरा उदाहरण। आगे बढ़ती हूं मैं चौथे उदाहरण की तरफ। इस चौथे उदाहरण में क्या है, देखिए, सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनन करके उनसे वेजिटेबल वनस्पति घी बनाना। आपको पता है कि जब हम ऑयल से घी बनाते हैं तो वेजिटेबल से ऑयल को घी बनाने में हम H2 को ऐड करते हैं, मतलब हम उसका हाइड्रोजनन करते हैं। हाइड्रोजनन करना मतलब उसमें हाइड्रोजन को जोड़ना। जब वहां पर आप हाइड्रोजन को जोड़ते हो तो वो हमेशा किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जो उत्प्रेरक लेना पड़ता है हमको सूक्ष्म विभाजित निकेल को लेना पड़ता है। और निकेल क्या है, धातु है, धातु है मतलब सॉलिड है। तो हम ये बोलेंगे कि जब हमने तेल को घी में कन्वर्ट किया, ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति तेल, तेल की क्या अवस्था होगी, ऑब्वियस सी बात है तेल किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। जब आप तेल को घी में कन्वर्ट कर देते हो तो घी की स्टेट क्या है, घी की स्टेट सॉलिड है। करते कैसे हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनन करते हैं। हाइड्रोजनन करना मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने जोड़ा,
ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे अभिक्रियक कौन कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे कि उत्प्रेरक क्या था। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके अभिक्रियक है ना, वो है एक तो वनस्पति तेल। कौन है? वनस्पति तेल। कैसी अवस्था है इसकी वनस्पति तेल की? लिक्विड स्टेट। H2 क्या स्टेट है? गैसियस स्टेट। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने कैटलिस्ट यूज में लिया है हाइड्रोजनन करने के लिए, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, जो मैंने यहाँ पे उत्प्रेरक लिया वो उत्प्रेरक है निकल। निकल का मतलब हुआ सॉलिड, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती है वो हमारी सॉलिड होती है। तो देखो अभिक्रियक और उत्प्रेरक की अवस्था सेम नहीं है। देखो ये दोनों लिक्विड और गैस में है, ये फिर अलग ही सॉलिड में है, तो हम कहेंगे अवस्था सेम नहीं है। तो जिस प्रक्रम में, जिस प्रोसेस में आप देखोगे कि अभिक्रियक और उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, उनको हम कौन सा उत्प्रेरण कहते हैं? उनको हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और ध्यान रखना है हमको कि जब हमें वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करना है तो हम उसका हाइड्रोजनन करेंगे। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपके पास में विषमांगी उत्प्रेरण का लास्ट एग्जाम्पल। इतना क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली किसके ऊपर था? हमने पूरी डिटेल जो है वो सिर्फ उत्प्रेरणों के बारे में पढ़ी। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरक को डिफाइन करने के बाद ही आप उत्प्रेरण को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि उत्प्रेरक एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, और उत्प्रेरण पूरी एक प्रोसेस है। उत्प्रेरण में हमने दो प्रकार पढ़े, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी, और दोनों के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एग्जाम्पल्स यहाँ पर किए। ओके, तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट आपको हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।